नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विक्ट्री ऑफ IAS 20 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर आप लोगों को यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं। आप लोग इस पहले लेक्चर में हम लोग इकोनॉमी के बारे में यहाँ पर परिचय देखेंगे। पहले तो हम इकोनॉमिक्स देखेंगे, फिर इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में अंतर आपको समझाने की कोशिश करेंगे और इसके बाद लेक्चर बाय लेक्चर हम पूरी इकोनॉमिक्स को यानी कि इकोनॉमी को, जो कि एग्जाम में चाहे वो SSC हो या फिर UPSC या फिर MPPSC किसी भी तरह के एग्जाम में जो टॉपिक पूछे जाते हैं इकोनॉमी से संबंधित, उनके बारे में विस्तार के साथ में हम लोग चर्चा करेंगे। डेली इसका एक लेक्चर लगभग यहाँ पर हम लोग अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये पहला लेक्चर है इकोनॉमिक्स का, लेक्चर 1। इसमें परिचय हम देखते हैं पहले। आखिर ये अर्थशास्त्र होता क्या है? अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र क्या है? देखिए भैया यहाँ पर अर्थ का मतलब होता है, अर्थ का मतलब होता है धन से। अर्थ का मतलब किससे लिया गया है यहाँ पर? धन। और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन करना। अध्ययन करना माने अर्थशास्त्र क्या हुआ? धन का अध्ययन करना। धन का अध्ययन करना ही क्या है? अर्थशास्त्र है। तो ये तो हुआ हिंदी में जो अर्थशास्त्र लिखते हैं उसका शाब्दिक अर्थ हुआ है धन का अध्ययन करना। क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। आप लोग इसी तरह से आप लोग लिखते हुए अपने नोट्स को भी कंप्लीट करते जाएंगे। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर इकोनॉमिक्स के बारे में अगर हम बात करें, पूछने वाला इकोनॉमिक्स के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो इकोनॉमिक्स जो है यहाँ पर एक ग्रीक भाषा का शब्द है ओइकोनोमिया। क्या नाम है भैया? ओइकोनोमिया। यहां से यह लिया गया है। एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है ओइकोनोमिया। और ओइकोनोमिया ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, ओइकोस, ओइकोस प्लस नोमास। नोमास। क्लियर? ओइकोस प्लस नोमास। और ओइकोस का अर्थ होता है घरेलू और नोमास का मतलब होता है प्रबंधन। यानी क्या हुआ इसका मतलब? घरेलू प्रबंधन। तो अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स का मतलब यह अर्थ ग्रीक भाषा के ओइकोनोमिया से आया है। ओइकोनोमिया ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, ओइकोस और नोमास। और ओइकोस का मतलब होता है घरेलू और नोमास का मतलब होता है प्रबंधन। नोमास का मतलब क्या होता है? प्रबंधन। अर्थात ग्रीक भाषा में अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स क्या है? घरेलू प्रबंधन का विज्ञान है। और अर्थशास्त्र में देखें तो धन का अध्ययन करना क्या है? अर्थशास्त्र है। तो ग्रीक भाषा का एक शब्द है और आप लोग जानते होंगे घरेलू प्रबंधन का विज्ञान। एक ग्रीक विद्वान है जिनका नाम है अरस्तु। अरस्तु का तो आपने नाम सुना होगा, अरस्तु महोदय का नाम। अरस्तु एक ग्रीक विद्वान है और आप लोगों को यहां पर बता दें अरस्तु ने इकोनॉमिक्स की परिभाषा में क्या बताया है। अरस्तु ने कहा है, अरस्तु के अनुसार अर्थशास्त्र घरेलू प्रबंधन का विज्ञान है। क्योंकि अरस्तु भी क्या है? ग्रीक विद्वान है और ग्रीक शब्द से ही ये ओइकोस और नोमास लिए गए हैं। तो इनके अनुसार, अरस्तु के अनुसार अर्थशास्त्र घरेलू प्रबंधन का विज्ञान है। आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे ये वाली परिभाषा। अर्थशास्त्र के अनुसार शाब्दिक अर्थ में धन का अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। और ग्रीक भाषा के शब्दों के अनुसार आप लिख लेंगे कि अरस्तु के अनुसार अर्थ इकोनॉमिक्स घरेलू प्रबंधन का एक क्या है? विज्ञान है। यहाँ पर दो परिभाषाएं हमने आपको यहाँ पर बताई हैं। क्लियर? अच्छा, अगर हम अर्थशास्त्र में देखें कि यहाँ पर अर्थशास्त्र की एक मौलिक परिभाषा क्या है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत, तो इसके बारे में हम आपको यहाँ पर बताएंगे। इसको हम मिटा देंगे। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, आप लोग एक बात को समझिए, अर्थशास्त्र देखिए सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। और सामाजिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के, अर्थशास्त्र का मतलब क्या हुआ? सामाजिक विज्ञान की, सोशल साइंस की एक शाखा है। SS मतलब सोशल साइंस, जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग का अध्ययन किया जाता है। यह कहलाता है अर्थशास्त्र। सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इसकी यहाँ पर परिभाषा बताई गई है। क्लियर? तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग का अध्ययन किया जाता है। जैसे हम कोई वस्तु है उसका हमने उत्पादन किया, जैसे गेहूं का उत्पादन किया है ना, फिर इसके बाद उसका वितरण किया, सभी जगह उसको भेजा है ना, और फिर इसके बाद फाइनल जाएगा कंज्यूमर के पास में जो उसका उपभोग करेंगे। तो इन्हीं सब चीजों का अध्ययन करना ही क्या है भैया? अर्थशास्त्र कहलाता है। क्लियर? तो अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत जो है ये परिभाषा जो है यहाँ पर आपको याद रखना है अच्छी तरह से। अच्छा, अर्थशास्त्र के जनक आपने सुना होगा, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? जनक कौन है? तो आपने एक नाम सुना होगा, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ।
एडम स्मिथ कौन है? ये अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1776 में। 1776 में एडम स्मिथ की एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम है? द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है वो किसकी है? एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, द वेल्थ ऑफ नेशन। क्लियर? तो इस पुस्तक को उन्होंने 1776 में एडम स्मिथ ने लिखा था और इस पुस्तक में इन्होंने क्या बताया था? इस पुस्तक में इन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में वर्णन किया था। किसके बारे में? पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिज्म, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में इन्होंने यहाँ पर विस्तृत वर्णन किया। अच्छा, इन्होंने एडम स्मिथ ने 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशन नाम की पुस्तक लिखी। इसका विषय क्या था? पूंजीवादी अर्थशास्त्र यानी कि कैपिटलिज्म। अभी हम आपको आगे चलकर के पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था ये क्या होती है इनको हम विस्तार से आपको समझाएंगे बहुत अच्छी तरह से। क्लियर? तो इस पुस्तक के आधार पर, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के आधार पर यूएसए यानी कि अमेरिका ने सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाले देशों में जो प्रमुख देश है वो आपका अमेरिका है। उन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक से प्रेरणा लेकर के एक अपनी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रकार को अपना लिया, क्योंकि अर्थव्यवस्थाएं कई तरह की होती हैं। जैसे आप यहाँ पर सरकारी हस्तक्षेप के आधार पर अगर देखें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और इसके अलावा मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कि भारत में है मुख्य रूप से। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है। तो अर्थशास्त्र के जनक अगर आपको पूरा ओवरऑल पूछा जाए तो एडम स्मिथ है। इनकी पुस्तक का नाम याद रखेंगे और इसमें किस विषय के बारे में पुस्तक थी? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में यह पुस्तक थी। 1776 में यह बुक लिखी गई। तो इन सारी चीजों को आपको नोट करते जाना है वीडियो को स्किप कर करके, ठीक है? वहां पर पॉज करेंगे वीडियो को और लिखते जाएंगे लगातार। ये आपका नोट्स बहुत बेहतरीन दोस्तों नोट्स आपका तैयार होने वाला है। अच्छा, अगर आपसे हम पूछे कि भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन कहलाते हैं भैया, तो भारतीय अर्थशास्त्र के जनक के बारे में अगर आपको जानना है तो देखिए, आपने चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ये नाम तो सुना होगा। इनको कहा जाता है भारतीय अर्थशास्त्र का जनक, क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। क्लियर? कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र। लेकिन आप में से अधिकांश लोग बोलेंगे कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसका विषय क्या था? उसका विषय था राजनीति विज्ञान, है ना? प्रशासन के बारे में, मौर्य काल में जो प्रशासन था, राजनीति थी, उसके बारे में वर्णन था कि राजनीति को कैसे चलाया जाए, एक समाज को या देश को कैसे हैंडल किया जाए। तो राजनीति के बारे में यह पुस्तक थी जो आपकी इनकी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक थी चाणक्य की। तो फिर इनको अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि पुस्तक का नाम जरूर अर्थशास्त्र था लेकिन उसका विषय अलग था। तो देखिए भैया, एक राज्य को चलाने के लिए, है ना, जो चाणक्य ना ये भली भांति बहुत अच्छी तरह से समझते थे कि एक राज्य को चलाने के लिए धन की बहुत आवश्यकता है ना। इन्होंने अपने सप्तांग सिद्धांत में जो 7 चीजें बताई थी, है ना, जिसमें से इन्होंने बताया था अमात्य, मंत्री, मित्र, ठीक। तो इसके अलावा इन्होंने धन को भी यहां पर जोड़ा था सप्तांग सिद्धांत में। धन यानी कि चाणक्य को धन के महत्व के बारे में पता था कि कोई भी राज्य है या कोई भी देश है या कोई भी साम्राज्य है बिना धन के जीवित नहीं रह सकता है। इसका मतलब क्या है? इन्हें अर्थशास्त्र का बहुत अच्छा नॉलेज भी था। क्लियर? और इसके अलावा अर्थशास्त्र में इन्होंने बताया भी है, चाणक्य ने, इन्होंने कहा है कि जिस तरह से एक व्यक्ति के शरीर से खून निकाल लिया जाए तो जो हाल उस व्यक्ति का होगा वही हाल एक बिना धन वाले राज्य का होगा। यदि एक राज्य से या एक देश से पूरा धन निकाल के अलग कर दिया जाए तो जो हाल उस देश का होगा उसी तरह का सेम हाल होगा जैसे मनुष्य के शरीर से खून निकाल लिया जाए। इसका मतलब यहाँ से स्पष्ट होता है कि चाणक्य को अर्थ यानी कि धन के बारे में बहुत सारी चीजें पता थी। तो इसीलिए अर्थशास्त्र का जनक, भारतीय अर्थशास्त्र का जनक चाणक्य को माना जाता है। जबकि ओवरऑल वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र का जनक आपके कौन है? एडम स्मिथ हैं। ये आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक ये कहलाते हैं, है ना। और चाणक्य तो इससे बहुत पहले भी थे भारत में, ये कई सौ साल पहले भारत में विद्यमान रहे हैं। क्लियर? तो इनको अर्थशास्त्र का ज्ञान बहुत अच्छा था, इसलिए भारतीय अर्थशास्त्र का जनक चाणक्य है और ओवरऑल अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स को अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 तरह से बांट सकते हैं यहाँ पर, माइक्रो और
मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है भैया सूक्ष्म, क्या होता है, सूक्ष्म, और मैक्रो का मतलब होता है बृहद। क्लियर, सूक्ष्म और बृहद, क्लियर, ये दो चीजें याद रखना है। और माइक्रो को यहां पर व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं, व्यष्टि, व्यष्टि, क्लियर, और बृहद को कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि, समष्टि। तो ये नाम है अलग अलग, माइक्रो इकोनॉमी यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, ये माइक्रो के नाम है। क्लियर, तो ये दो चीजें भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगर हम आपसे यहाँ पर पूछे कि माइक्रो अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो अल्फ्रेड, इसके पिता माइक्रो अर्थशास्त्र के पिता कौन है, अल्फ्रेड, अल्फ्रेड मार्शल। माइक्रो अर्थशास्त्र के पिता कौन है, अल्फ्रेड मार्शल। और मैक्रो अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो ये आपको याद रखना है, जे.एम. कीन्स, जे.एम. कीन्स। कीन्स महोदय जो हैं ये बृहद इकोनॉमी के पिता कहलाते हैं, और इन्हें अर्थशास्त्र का पितामह, पिता नहीं पितामह भी कहा जाता है, और बृहद अर्थशास्त्र के ये पिता हैं। ओवरऑल अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ हैं। इतनी बातें आप लोगों को यहाँ पर इसके परिचय के बारे में जो है याद रखना है। अच्छा, माइक्रो और मैक्रो क्या होता है? माइक्रो अर्थशास्त्र जो होता है इसमें बहुत सूक्ष्म चीजों का अध्ययन किया जाता है, और मैक्रो अर्थशास्त्र में बृहद चीजों का अध्ययन यहाँ पर जो है किया जाता है। क्लियर, ये सारी बातें आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें क्या बृहद याद रखा जाता है? जैसे मान लीजिए कि बड़ी बड़ी चीजों पर फोकस किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक मोबाइल बनाना है या मोबाइल बनाने की कंपनी डालना है, तो एक मोबाइल की कीमत में आप क्या क्या जोड़ सकते हैं वो चीजें आप लोग याद रखना। जैसे मान लीजिए कि मोबाइल बनाना है तो आप क्या किसकी कीमत जोड़ेंगे? पहली बात तो कच्चा माल, भाई मोबाइल बनाने के लिए आपको अलग अलग सामान लाना पड़ेगा, तो कच्चा माल की कीमत ऐड करेंगे। बात समझ में आई? और इसके अलावा आप मजदूरी, जो व्यक्ति उस काम में लगेंगे उनकी कीमत जोड़ेंगे आप मोबाइल के प्राइस में, और इसके अलावा फिर अपना लाभ जोड़ देंगे। इतनी ही चीजें जोड़ेंगे ना आप। यदि आप एक मोबाइल का निर्माण कर रहे हैं तो उसका प्राइस जब बेचने के लिए मार्केट में उतारेंगे तो आप ये जोड़ेंगे कि लागत कितनी आई है, लागत यानी कि कच्चा माल की लागत क्या है, उसको बनाने में मजदूरी कितनी लग गई है, और इसके अलावा लाभ उसका अपना निकाल लो कि जैसे मान लीजिए कि कच्चा माल की कीमत है 10,000 रुपए। क्लियर, मजदूरी है यहाँ पर आपने कितनी दे दी, यहाँ पर मजदूरी 5,000 रुपए। क्लियर, एक मोबाइल को बनाने में, और लाभ आपने यहाँ पर निकाल लिया 5,000 रुपए एक मोबाइल में। तो कितना हो गया टोटल? ये टोटल हो गया आपका 20,000 रुपए। 20,000 रुपए यहाँ पर टोटल निकल आया। अब बताइए, अब आपको यहाँ पर लाभ भी मिल गया, मजदूरी अपनी लागत भी निकल आई, अब आप क्या जोड़ेंगे इसमें? तो ये हम लोगों की समझ होती है। क्लियर, जो लेकिन माइक्रो इकोनॉमी जानते हैं यानी कि जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो ये माइक्रो इकोनॉमी पढ़ते हैं, उनको और भी चीजों का नॉलेज होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आपने मोबाइल बनाए 100 और मोबाइल को खरीदने वालों की संख्या हो गई 500, तब आप इस मोबाइल को 20,000 रुपए में नहीं बेचेंगे। क्यों? क्योंकि देखो 20,000 में बेच रहे हैं फिर भी आपको लाभ ही हो रहा है ओवरऑल 5,000 रुपए का हर मोबाइल में, लेकिन आप 20,000 में नहीं बेचेंगे क्योंकि अब उसकी डिमांड बढ़ गई है। तो डिमांड जब भैया बढ़ जाती है तो याद रखना यहाँ पर हम इसके लिए डिमांड एंड सप्लाई का रूल लागू करते हैं। तो जो डिमांड एंड सप्लाई का सिद्धांत है ना, ये माइक्रो इकोनॉमी में है, ये आम लोगों को पता नहीं होता है, ये इकोनॉमिस्ट ही एक समझ सकता है कि किस तरह से किसी वस्तु की कीमत को ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं। तो अब आप इसका रेट 30,000 भी कर सकते हैं। क्लियर, 30,000 कर देंगे तो बाकी जो 500 लोगों की लाइन लगी थी अब वो लोग घट जाएंगे, बाकी है ना 100 लोग ही बचेंगे कंपटीशन में वहां पर खरीदने के लिए। क्लियर, तो डिमांड एंड सप्लाई आप इसमें ये भी जोड़ेंगे कि ब्याज की दरें क्या लगी हैं, ब्याज की दरें क्या थी, इनको भी आप यहां पर देखेंगे। जैसे आपने कोई कंपनी ओपन की तो किसी बैंक से लोन लिया होगा, उसमें आप इंटरेस्ट कितना भर रहे हैं वो ही मोबाइल के रेट में ऐड करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको किसके अंतर्गत रखेंगे हम लोग? माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत रखेंगे। लेकिन जो बड़ी चीजें होती हैं ये किस में आएगा? बृहद इकोनॉमी में, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र का ये विषय कहलाएगा। तो आपको उम्मीद है कि ये दोनों चीजें तो समझ में आ गई होंगी। अब इसका जो अगला लेक्चर हम लेकर के आने वाले हैं इकोनॉमिक्स का दूसरा लेक्चर, उसमें हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में समझेंगे, आर्थिक गतिविधियों के प्रकार यानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर है ना, टर्सरी सेक्टर है ना, फोर्थ सेक्टर हम पढ़ेंगे, पांचवा सेक्टर पढ़ेंगे, गोल्ड कॉलर जॉब क्या होता है, क्लियर, ब्लू कॉलर जॉब, व्हाइट कॉलर जॉब ये क्या कहलाती हैं, किस तरह से प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में क्या अंतर है, सेवा क्षेत्र क्या है। तो
तो इनके बारे में हम अगले वीडियो में बहुत विस्तार के साथ में जानकारी लेंगे। आपको ये सारी चीजें आपको नोट कर लेना है, जो परिभाषाएं बताई हैं, इनके जो जनक के नाम बताए हैं, है ना, माइक्रो इकोनॉमी के जनक कौन है, मैक्रो इकोनॉमी के जनक कौन है, इन सब नामों को आपको एक कॉपी में एक नोट्स बनाते जाना है। आपका यकीन मानना भैया बहुत अच्छा नोट्स तैयार होने वाला है। इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र आज के बाद आपको कभी भी कठिन नहीं लगेगी। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, या फिर किसी भी तरह का वर्ल्ड एग्जाम है, आपको सारी चीजें हम एक एक करके बातें समझाने वाले हैं। क्लियर? तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।